नमस्कार दोस्तों, ओपन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हिस्ट्री थ्रू इन्फोग्राफिक्स के लेक्चर 2 में आज हम लोग राइज ऑफ रीजनल पावर, जिसे लोकल छत्रपों का उदय के नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंटेड बाय मनीष रंजन। 1707 ईस्वी तक पूरे भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। अंग्रेज औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के राजा उतने शक्तिशाली नहीं थे जो औरंगजेब के पहले थे, जिसके फलस्वरूप यूरोपियंस का आगमन और मुगलों के साम्राज्य के राजाओं के नीतियों में हस्तक्षेप होता है और इसका उद्देश्य ट्रेड को स्टेब्लिश करना होता है। और यूरोपियंस धीरे धीरे करके देश के हर एक लोकल एरियाज में अपनी ट्रेड मोनोपोली को स्टेब्लिश करते हैं, जिनमें अंग्रेज महत्वपूर्ण थे। अयोग्य राजा और उनकी अयोग्य नीतियों के कारण तथा यूरोपियंस के बढ़ते प्रभाव के कारण धीरे धीरे लोकल राजाओं का, रीजनल पावर्स का उदय होता है, लोकल छत्रपों का उदय होता है। मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन को अगर हम नोटिस करें तो सबसे पहले मराठा, उसके बाद निजाम, बंगाल, अवध, मैसूर, सिख, पंजाब, राजपूत, जाट, अफगान। लोकल छत्रपों का उदय कुछ इस प्रकार था। अगर हम मैप में स्टडी करें तो मराठा कन्फेडरेसी, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड कुछ कर्नाटक का एरिया। उसके बाद हैदराबाद के निजाम, जो मोस्टली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का आज का एरिया है। बंगाल, जिसमें बिहार, उड़ीसा इंक्लूडेड था। अवध, जो पूरा उत्तर प्रदेश। मैसूर के सुल्तान, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु का क्षेत्र, त्रावणकोर। राजस्थान के राजपूत, पंजाब के सिख, हरियाणा और आगरा के आसपास के इलाका के जाट और उत्तर भारत इलाकाओं के अफगान। इन लोकल छत्रपों के उदय 1707 ईस्वी के बाद स्पष्ट नजर आता है, जिनमें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बंगाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उस समय का लोकल एरियाज में बंगाल सबसे फर्टाइल और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके भारत के जो मुगल राजा थे उनको वो कलेक्ट करके वो देता था। बंगाल हमारे लिए स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से सत्ता का स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर की शुरुआत हुई भारतीय इतिहास में। 1717 ईस्वी में हम लोग जानते हैं फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक फरमान दिया ट्रेड में उनको कंसेशन देने के लिए। उसी समय फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया, सूबेदार बनाया, जिसने आगे चल के 1721 ईस्वी में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दी और अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इस मुगलों के प्रभाव से बचने के लिए मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी। मुर्शिद कुली खां ने एक नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इजारा सिस्टम को स्टार्ट किया, जो एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का एक छोटा रूप था, जिसमें बंगाल के नवाब लोकल सूबेदार या लोकल जमींदार से कॉन्ट्रैक्ट करते थे और एक सेटलमेंट स्टेब्लिश करते थे फॉर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। उसके बाद बंगाल का नवाब 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बनता है, जो नसीरी डायनेस्टी, मुर्शिद कुली खां नसीरी डायनेस्टी का राजा था, नवाब था। उसको वो टॉपल करके बनता है, उसको हरा के बनता है उसके 1740 ईस्वी में। अलवर्दी खां का योगदान बंगाल में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने बंगाल को अंग्रेजों से और लोकल मराठास का जो आक्रमण था, जिसे जो बर्धमान में एक युद्ध के रूप में बदला, जिसमें अलवर्दी खां की जीत हुई, मराठा पराजित हुए। अलवर्दी खां का मानना था कि जो यूरोपियंस है, ये एक मधुमक्खी की तरह है, अगर इनसे संबंध अच्छा रहे तो ये हमें शहद की तरह मुनाफा देंगे। अगर इनके एरियाज में, इनके किलों में जाके इनको अगर परेशान करने की कोशिश की जाए तो ये मधुमक्खी की तरह ये आपको बीन डालेंगे। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला का संबंध अंग्रेजों से अच्छे नहीं थे क्योंकि सिराजुद्दौला राजधर्म को मानने वाला था। उसने सिराजुद्दौला से पहले जो बंगाल के नवाब थे और मुगल के राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों को दस्तक सिस्टम लाया था, जिसमें अंग्रेजों को एक कंसेशन मिलता था, ट्रेड कंसेशन, जिसके इस्तेमाल से वो फ्री ट्रेड को, मोस्टली मान के चलें कि फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए ट्रेड में कंसेशन मिलता था, ड्यूटीज में कंसेशन मिलता था। वो एक पास के रूप में दस्तक का इस्तेमाल करते थे।
लेकिन अंग्रेज़ों ने दस्तक का इस्तेमाल इल्लीगल रूप से करना शुरू कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट हो गया। और ये कॉन्फ्लिक्ट आगे आगे भी ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चल के मजबूर किया सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की फैक्ट्री को सीज़ किया और उन्हें दस्तक के मिसयूज़ करने के लिए मना किया, उसको रोकने के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर किया, जिसके कारण एक छोटी-सी लड़ाई अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में बंगाल में हुई। अंग्रेज़ हारे और सिराजुद्दौला ने एक काल-कोठरी में करीब पौने 200, 150 से पौने 200 अंग्रेज़ों को, ऐसा इतिहास में लिखा जाता है कि वो एक ही काल-कोठरी में उसने बंद कर दिया अंग्रेज़ों को। इस घटना के बाद अंग्रेज़ सिराजुद्दौला से काफ़ी खफा हुए और एक षड्यंत्र रचे। कॉन्स्पिरेसी के तहत उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र, उसका दीवान आमिर चंद और से 2 सेठ, जगत सेठ के नाम से जाने जाते थे, इनको प्रलोभन देके सिराजुद्दौला के सारे महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स को अपने कब्जे में कर लिया और एक नाम मात्र का युद्ध पलासी में 1757 में हुई, जिसमें सिराजुद्दौला हारा और अंग्रेज का कमांडर रॉबर्ट क्लाइव जीता। यह युद्ध भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों को ये आभास हो गया था कि भारतीयों के बीच में फूट डाल करके शासन किया जा सकता है, षड्यंत्र करके शासन को हथियाया जा सकता है। और इसी के बाद अंग्रेजों का पारामाउंट स्टेब्लिश हुई और ये पलासी का युद्ध अंग्रेजों के शासन का एक शुरुआत था। अंग्रेजों के शासन के बीच पलासी की युद्ध में ही पड़ चुकी थी। षड्यंत्रकारी मीर जाफर, जो उसका लीडर था, सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र का लीडर था और वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, कमांडर था। उसे जिसे भारतीय इतिहास में गद्दार के रूप में जाना जाता है, उसे अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया और मनचाही अपनी जो डिमांड्स थी वो मीर जाफर के थ्रू उन्होंने पूरी की। लेकिन अंग्रेजों का डिमांड दिन प्रतिदिन इस प्रकार से बढ़ता गया कि उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए भी मीर जाफर कम पड़ने लगा। मीर जाफर के पास धन की कमी होने लगी, जिसके कारण मीर जाफर धीरे धीरे अंग्रेजों की डिमांड पूरा करने में असफल रहा। फलस्वरूप 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी राजा था, राजधर्म को मानने वाला था। मीर कासिम ने सबसे पहले बर्धमान, मेदिनीपुर और चिटगांव की जो जमींदारी थी वो अंग्रेजों को दी, अंग्रेजों को खुश करने के लिए दी, लेकिन कुछ धन दौलत भी दिए। लेकिन अंग्रेज इन सबसे मानने वाले नहीं थे, उनको ट्रेड की मोनोपोली चाहिए थी और वो चाहते थे कि दस्तक का भरपूर इस्तेमाल कर सकें, हमें फ्री ट्रेड मिले। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस समय का जो बंगाल की टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो उसका स्थान वर्ल्ड में था। वहाँ से टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स और हैंडलूम के प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स बाहर में एक्सपोर्ट होते थे, यूरोप में एक्सपोर्ट होते थे। इसी को बढ़ावा देने के लिए मीर कासिम ने दस्तक को लोकल राजाओं के लिए भी उसको यूज करने की छूट दे दी। जिस प्रकार से अंग्रेजों को छूट थी, उसी प्रकार से दस्तक के उपयोग के लिए लोकल ट्रेडर्स को, लोकल पूंजीपतियों को, लोकल व्यापारियों को छूट मिल गई। इसी मुद्दे पर अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन शुरू हो गई। बीच में पटना में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में युद्ध हुआ। अंग्रेज हारे, मीर कासिम जीता। लेकिन मीर कासिम ये बात जानता था कि जब तक मैं अपनी राजधानी को अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर न पहुंचाऊं, तब तक इनके प्रभुत्व को या फिर अपनी सत्ता को अपने तरीके से नहीं चला सकते हैं। फलस्वरूप उसने अपनी राजधानी 1762 ईस्वी में मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की। ये सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा दिया। फलस्वरूप 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। भारतीय इतिहास में बक्सर का युद्ध एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद ये प्रूफ हो गया कि अंग्रेज अब बंगाल के ही नहीं, पूरे भारत के एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एम्पायर के रूप में एस्टेब्लिश हो गए। क्योंकि बक्सर की लड़ाई में न सिर्फ बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब और मुगल राजा, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल के राजा शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना, रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों का कमांडर था, उसके खिलाफ युद्ध हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ एक भारतीय संयुक्त सेना ने युद्ध किया था। तो ये प्रूफ हो गया था कि भारत की संयुक्त सेना अंग्रेजों से हार गई है। फलस्वरूप 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई
जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स अंग्रेजों को दे दिया गया। अंग्रेजों ने दीवानी राइट्स ली और रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, ट्रेड के ऊपर मोनोपोली स्टैब्लिश कर लिया बंगाल में। मीर कासिम के बाद मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को पुनः अंग्रेजों ने नवाब बनाया। उनको लगा कि मीर कासिम से अच्छा तो मीर जाफर ही था, एटलीस्ट बात मानता था और हमारी मांगे पूरा करता था। 1765 ईस्वी के बाद 1765 ईस्वी के इलाहाबाद संधि के बाद बंगाल के नवाब एक नाम मात्र के नवाब रह गए और अंतिम नवाब नजमुद्दौला था, जिसके काल में 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया और 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बंगाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में इंक्लूड कर लिया। बंगाल को हथिया लिया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से एक अलग एक एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर बनाया गया। उसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां आया, उसके बाद सिराजुद्दौला आया, प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हारा, अंग्रेजों का बंगाल में साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद मीर जाफर को बनाया, मीर जाफर एक कठपुतली था। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बनाया, मीर कासिम के साथ बक्सर की युद्ध हुई, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम हारा। अंग्रेजों का जो एम्पायर था वो पूरी तरीके से बंगाल में स्टेब्लिश हो गया और पूरे बंगाल का दीवानी राइट्स अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के थ्रू 1765 ईस्वी में मिला। फिर से मीर जाफर को बनाया गया और बंगाल का अंतिम नवाब नजमुद्दौला था, जो 1772 ईस्वी तक रहा। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बंगाल को अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में ले लिया और एक बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की और यहीं से भारतीय इतिहास में ब्रिटिश पारामाउंटेसी का राइज होता है। बंगाल के बाद अब हम उसके बगल के क्षेत्र अवध की तरफ चलते हैं। अवध ये आज का उत्तर प्रदेश है। अवध का पहला नवाब, जिस प्रकार से बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां को बनाया गया था 1717 ईस्वी में, उसी टाइम पे नवाब ने सूबेदार बनाया गया था। उसी टाइम पे सादत खां, जिसे बरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी अवध का सूबेदार बनाया गया था, जो आगे चल के 1722 ईस्वी में अपने आप को अवध का नवाब घोषित कर लिया और मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी। सादत खान के बाद सफदरजंग 1739 ईस्वी में अवध का नवाब बना। अपनी सीमाओं का विस्तार करने हेतु इसने 1741 ईस्वी में अपने पड़ोसी राज्य बिहार पर आक्रमण किया और 1741 ईस्वी में पटना पे अधिकार जमाया और उसको एक्वायर कर लिया। तीसरा नवाब सुजाउद्दौला 1754 ईस्वी में अवध का नवाब बनता है। सुजाउद्दौला के समय पे 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान था, एक तरफ से अफगान और दूसरी तरफ से मराठा के बीच में घमासान हो रहा था। सुजाउद्दौला ने एक अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली की मदद की थी, उसका सहयोगी बना था मराठाओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए। इस लड़ाई में मराठा बुरी तरीके से पराजित हुए। अहमद शाह अब्दाली लूटपाट करके चला गया वापस। इसी का परिणाम, आप यूँ कहें परिणाम ही कहें, जिस प्रकार से सुजाउद्दौला ने एक बाहरी अफगान लड़ाके को इंडिया में आके, भारत में आके उसकी सहायता की और अपने ही देश के एक मराठास के अगेंस्ट में लड़ने के लिए उसकी मदद की। अंग्रेज ये सब देख रहे थे, ये सब जान रहे थे और 1757 की पलासी के युद्ध से ही उनको पता चल गया था कि फूट डालो शासन करो का ही शासन यहाँ होने वाला है। ये भारतीय लोकल क्षत्रप आपस में इनकी बनती नहीं है और ये आपस में ही लड़ते हैं। सुजाउद्दौला वो नवाब था जिसने शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर में 1764 ईस्वी में युद्ध किया, लेकिन वो हार गया। भारतीय संयुक्त सेना कहना उचित है, क्योंकि उसमें मुगल के राजा भी थे। तो संयुक्त सेना पराजित हुई और फलस्वरूप 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि सुजाउद्दौला के दरबार में ही हुई और सुजाउद्दौला ने तीनों ने सारी ट्रीटी साइन की और अपनी अधीनता अंग्रेजों के खिलाफ स्वीकार की। उसके बाद सादत खान जो पहला नवाब था वो नहीं है, ये दूसरा सादत खान है। पहला नवाब को बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। ये सादत खान
एक्चुअली इलाहाबाद की संधि के बाद जो भी नवाब आए वो एक नाम मात्र के नवाब थे, और इसी का परिणाम था कि अंग्रेज़ों का एक गवर्नर, अ, लॉर्ड वेलेज़ली, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली ने एक बहुत ही घातक अ, पॉलिसी लाई थी अंग्रेज़ों के साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। वो थी सहायक संधि, जिसे सब्सिडरी ट्रीटी कहा जाता है। सादत खान ने वेलेज़ली की सब्सिडरी ट्रीटी, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और अवध को अंग्रेज़ों का सहायक मान लिया गया। सादत खान के बाद अवध का आखिरी नवाब वजीर अली शाह था, जिसे जाने आलम या अख्तर पिया के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत खुशनसीब, खुशनुमा, क्या बोलूँ मैं, खुश रहने वाला ये नवाब था। ये कवि था, और इसीलिए इसको जाने आलम के नाम से जाना जाता है। और अख्तर नाम का एक ये कविता, एक सीरीज लिखता था। शासन पे इसका कोई ज़्यादा कंट्रोल था नहीं, क्योंकि सारी शक्ति अंग्रेज़ों के पास चली गई थी। बस एक नाम मात्र का शासक था। फाइनली 1856 ईस्वी में इसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प की नीति के तहत 1856 ईस्वी में। अवध के बाद हम अब साउथ की तरफ चलते हैं, जिनमें हैदराबाद के निज़ाम बहुत ही पावरफुल प्लेस था, और पावरफुल के साथ प्रॉस्परस भी था, मिनरल्स से भरा हुआ था, क्योंकि साउथ का इलाका में मिनरल्स की बहुत ज़्यादा प्रचुरता थी। सबसे पहले 1724 ईस्वी में जिस प्रकार से बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, जिस प्रकार से अवध का सूबेदार बनाया गया था, उसी प्रकार से हैदराबाद का भी सूबेदार मुगलों ने निजामुल मुल्क, जिसे असफ जहाँ भी बोलते हैं, उसको बनाया था। लेकिन निजामुल मुल्क ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने आप को 1724 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने इसे असफ जहाँ की उपाधि 1725 ईस्वी में दी थी। असफ जहाँ के बाद असफ जहाँ काफ़ी दिनों तक हैदराबाद का निज़ाम रहा, और इसी के टाइम पे हैदराबाद की प्रॉस्पेरिटी काफ़ी बढ़ी। असफ जहाँ के बाद उसके उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो चुका था, मुजफ्फर जंग और नसीर जंग के बीच में। लेकिन फाइनली डुप्लेक्स की मदद से मुजफ्फर जंग ने निज़ाम की गद्दी पा ली, निज़ाम की गद्दी पे बैठ गया, हैदराबाद का निज़ाम बन गया। 1760 ईस्वी तक बहुत ज़्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं थी, और निज़ाम धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ते गए, और फाइनली तीसरा जो नवाब बना निज़ाम अली, फाइनली निज़ाम अली ने 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली की जो सब्सिडरी ट्रीटी थी, सहायक संधि को साइन कर लिया, और हैदराबाद का निज़ाम वो पहला स्टेट बना, हैदराबाद पहला स्टेट बना जिसने सहायक संधि पे साइन करके, और पहला स्टेट ब्रिटिश का अलाई बना। और इस निज़ाम ने 1857 की जो लड़ाई थी उसमें ब्रिटिश की काफ़ी मदद की थी, और ये निज़ाम ब्रिटिश के हिसाब से महत्वपूर्ण था। भारतीयों के हिसाब से ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट किया है हैदराबाद के निज़ाम, चाहे वो मराठा को लेकर हो या मैसूर की लड़ाई में, हमेशा इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया है निज़ाम ने। एक एक दो इंसिडेंट्स को छोड़ के मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स में हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेज़ों का साथ दिया है, और ये एक काफ़ी ट्रस्टेड अलाई माना जाता था ब्रिटिशर्स का। हैदराबाद के बाद कर्नाटक, जिसकी राजधानी अर्कॉट थी। कर्नाटक आज का कर्नाटका इसी के नाम से पड़ा है। तो सदातुल्ला खान, इसने जैसे 1724 ईस्वी में असफ जहाँ ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, उसी तरीके से 1725 ईस्वी में सदातुल्ला खान ने अर्कॉट का राजा माना अपने आप को, और अर्कॉट की गद्दी पे बैठा, जो कर्नाटक साम्राज्य का राजधानी था, और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। ये कोस्टल एरियाज था, अर्कॉट जो कर्नाटक एरिया था वो आज का जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, सीमांचल कोस्टल आंध्र प्रदेश, वो एरिया है कर्नाटक। कन्नौज के बाद अब हम लोग चलेंगे मैसूर की तरफ। मैसूर एक्चुअली विजयनगर एम्पायर का एक बहुत बड़ा इलाका था। जो विजयनगर एम्पायर जो मुगलों के टाइम पे, अकबर के टाइम पे, अकबर से लेके जहांगीर शाहजहाँ तक, औरंगजेब तक काफ़ी चला। और विजयनगर एम्पायर साउथ का एकमात्र हिंदू एम्पायर था जो
मुगलों के सामने अपने आप को स्थापित किया, मुगलों की सेनाओं के सामने अपने आप को बचाए रखा। तो मुगल विजयनगर के विघटन के बाद ही मैसूर का उदय हुआ। मैसूर में विजयनगर एम्पायर के विघटन के बाद वोडेयार डायनेस्टी का शासन था, और वोडेयार डायनेस्टी के राजा उतने शक्तिशाली नहीं थे। इसका फायदा और वोडेयार डायनेस्टी में ही वोडेयार साम्राज्य के सेना में ही फौजदार के रूप में, डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली काम करता था। और फ्रेंच की मदद से 1755 ईस्वी में उसने एक मॉडर्न आर्सेनल बनाया, और उसका इस्तेमाल करके 1761 ईस्वी में वोडेयार डायनेस्टी को हरा करके वहाँ का मैसूर का सुल्तान बना। हैदर अली के बढ़ते प्रभाव के कारण अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हैदर अली को नहीं रोका गया तो साउथ का कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि मैसूर वो इलाका था जो काफ़ी मिनरल से काफ़ी रिच था, और वहाँ की सोने की और हीरे की जो खानें थी, कोलार की और बेलारी और आयरन के खानें थी, और भी जितने भी मिनरल्स थे, जितने भी कीमती पत्थर, स्टोन्स, ये सब मैसूर के इलाका में ही पाए जाते थे। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के हिसाब से भी मैसूर काफ़ी डेवलप था। हैदर अली ने जैसे ही अपनी नज़दीकी फ्रेंच के साथ स्थापित की, उसी उसी समय से अंग्रेज़ों को ये बात खटक गई थी कि ये हैदर अली हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फ्रेंच के साथ मिलके हमारी एक्सपेंशन को, हमारी ट्रेड मोनोपोली को एस्टेब्लिश नहीं होने देगा। और इसी कारण से हैदर अली और अंग्रेज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और वो कन्फ्लिक्ट आगे चल के वॉर में कन्वर्ट हो गया, जिसे पहला आंग्लो मैसूर वार के नाम से जाना जाता है, जो 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक 2 साल तक चली। इसमें सीरीज ऑफ वार्स हैं। जब ब्रिटिश पैरामाउंट्सी जब पढ़ाएंगे तो उसमें इन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल से। हैदर अली ने फ्रेंच की मदद ली, निज़ाम को कन्विंस किया कि वो हैदर अली के साथ युद्ध करे। निज़ाम कन्विंस हो गया। हैदर अली ने फ्रेंच और निज़ाम के मदद से अंग्रेज़ों को हराया, और मद्रास तक अपनी सेना को ले गई, और मद्रास के किले के बाहर खड़ा हो गया। और 1769 ईस्वी में मद्रास की ट्रीटी अंग्रेज़ों को साइन करनी पड़ी, उनको हैदर अली के सारे कंडीशंस को मानने पड़े। उसके बाद अंग्रेज़ों से हैदर अली की लड़ाई रुकी नहीं, और ये सीरीज ऑफ लड़ाई चलती रही। दूसरी लड़ाई की शुरुआत 10 साल बाद फिर से हुई। संधि की 10 साल तक सब कुछ नॉर्मल रहा, और अंग्रेज भी बहुत चालाक थे। एक संधि अगर मैसूर के साथ करते, उसके बाद वो 10 साल तक वो फिर दूसरे एरिया में चले जाते थे, और वहाँ के राजा को फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते थे 10 साल 5 साल। फिर जब 5 साल 10 साल किसी दूसरे एरियाज़ को कवर करके वहाँ का काम खत्म हो गया, तो फिर वापस फिर से आते थे कि ये जो अधूरा काम छूट गया था उसको पूरा करना है। उन्होंने बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंडिया को हथियाया है, इंडिया को कब्जे में किया है। 1781 ईस्वी में बैटल ऑफ पोर्टोनोवा था। एक पोर्टोनोवा पोर्ट है, पोर्ट सिटी है, जो काफ़ी ट्रेड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था। अंग्रेज़ के जो कमांडर थे आयरकुट, उसके और हैदर अली के बीच में युद्ध हुआ। हैदर अली जीत गया था ये बैटल, और ये बैटल द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था, जो कि 1780 से लेकर 1784 तक चली। इस बैटल के बाद एक और बैटल हुआ, जिसमें हैदर अली अंग्रेज़ों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। हैदर अली के मरने के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान बना। ये टीपू सुल्तान साउथ का सबसे पॉपुलर राजा बना था, और इसके पीछे बहुत से कारण थे। इसकी बहादुरी थी कि इसने, और इसकी थॉट था, इसका जो सोच था वो काफ़ी यूनिक था। साथ ही साथ कुछ कमियां भी थी। इसका राजधानी था श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है, और करीब 2 साल तक 1784 तक अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करता है। जगह जगह पे छोटे छोटे इलाकाओं पे कंटिन्यूस युद्ध होती है, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है। और ये जो सेकेंड आंग्लो मैसूर वॉर था वो इनडिसाइसिव रहा। फाइनली दोनों को ट्रीटी करना पड़ा कि अब भाई हम लोग युद्ध को विराम देते हैं। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। थर्ड आंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत, ये जो ट्रीटी साइन हुआ ये ऑलमोस्ट 5 साल 10 साल तक ही रहता था, और इसका वायलेशन अंग्रेज खुद करते थे।
ये अंग्रेज़ काफ़ी स्ट्रैटेजी के तहत ये ट्रीटी को साइन करते थे और बाद में फिर खुद ही ट्रीटी को वायलेट ये लोग खुद करते थे। जब इनको अक्वायर करना रहता था, युद्ध करना रहता था, ये ट्रीटी को खुद वायलेट कर देते थे ताकि राजा हमें आमंत्रित कर दे कि भाई अब हम आपसे युद्ध करना चाहते थे। और इस स्ट्रैटेजी को कभी कोई समझ नहीं पाया था। उस समय के जो लोकल क्षत्रप थे, वो आन बान शान की बातें होती थी सिर्फ। थर्ड आंग्ल मैसूर वार स्टार्ट हुआ 1790 ईस्वी में, जो 1792 ईस्वी तक चला, 2 साल तक चला। ब्रिटिश का उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेस्ली, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस युद्ध में शामिल हुआ और वो जानता था कि टीपू सुल्तान के पीछे फ्रेंच है और काफ़ी और टीपू सुल्तान की थिंकिंग काफ़ी मॉडर्न है, इसकी सेना काफ़ी मॉडर्न है, मॉडर्न आर्सनल ये बनाया था और कैवलरी भी काफ़ी अच्छी डेवलप की थी। लेकिन कॉर्नवालिस की स्ट्रक्चर्ड प्लान और युद्ध तरीके को टीपू सुल्तान समझ नहीं पाए और टीपू सुल्तान हार गया। 1792 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ अपनी राजधानी तक अंग्रेज आ गए और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई, जिसको टीपू सुल्तान ने माना। लेकिन ये संधि बहुत ह्यूमिलिएटिंग टाइप का था। इस ह्यूमिलिएशन को टीपू सुल्तान बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। 7 साल बाद 1799 ईस्वी में इसने फिर से 5-6 साल तक अपनी सेना को फिर से एकत्रित किया और फिर से उस सिचुएशन पे पहुंच गया कि अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, क्योंकि इस बार उसने ट्रीटी को खुद वायलेट किया, क्योंकि ट्रीटी इतना ह्यूमिलिएटिंग था टीपू सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके राज्य को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया था। एक टुकड़ा निजाम मराठास और एक टुकड़ा अंग्रेज ले गए थे। बाकी का एक छोटा सा टुकड़ा श्रीरंगपट्टनम का इलाका केवल टीपू सुल्तान के पास बचा था। बाकी इलाका पे ये लोग तीनों मिलके अपने इलाके बांट लिए थे। उसके साम्राज्य को तोड़ दिया गया था ताकि वो दोबारा यूनाइट होके फोर्स के साथ वो फिर से अटैक न कर पाए। अंग्रेजों की यही तो पॉलिसी थी, तोड़ फूट डालो, शासन करो, साम्राज्य को तोड़ दो, टुकड़ों में बांट दो। फोर्थ आंग्ल मैसूर वार की शुरुआत 1798-1799 में हुई, जो टीपू सुल्तान और उस समय का अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान हार गया और लड़ते हुए मारा गया और अंग्रेजों ने मैसूर को सबसे। टीपू सुल्तान के कुछ कंट्रीब्यूशंस थे जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है। इसने अपने कार्यकाल के दौरान न्यू क्वाइनेज सिस्टम को लाया, नई टेक्नोलॉजी को लाया, जिसमें रॉकेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट साइंस, मॉडर्न आर्मी, मॉडर्न आर्सनल, कैलवरी को डेवलप किया, मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनिशन को ये डेवलप किया, फ्रेंच का मदद लिया और ये दूसरे जो पावरफुल उस समय के साम्राज्य थे जो इंडिया से बाहर थे, उनसे भी ये संबंध स्थापित करने की कोशिश की कि इन केस ऑफ अगर हमें अंग्रेजों को हराना पड़े तो उनसे मदद ले पाए। इसने ऑटोमन एम्पायर तुर्की से मदद ली, तुर्की से संबंध स्थापित किया, फ्रेंच से संबंध स्थापित किया। सामाजिक के रूप में इसने श्रृंगेरी में एक टेम्पल है जिसमें उसने फंड दिया वहाँ के शंकराचार्य को। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसने मंदिरों को भी ध्वस्त किया था और कुछ का कहना है कि मंदिरों को प्रश्रय भी दिया है, तो ये डिस्प्यूटेड है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में इसने जो पॉलीगार्स थे, जो एक सामंत की तरह थे, पावरफुल थे, उनके हेरिडिटरी पोजेशंस, जैसे बाप के बाद उसका बेटा, इस सिस्टम को उसने मिनिमाइज कर दिया था और जागीर सिस्टम जिसमें भी हेरिडिटरी रहती थी उसको भी खत्म किया। जागीर सिस्टम एक्चुअली अंग्रेजों ने लाया था, सॉरी मुगलों ने लाया था और जागीर देते थे, उसी के हिसाब से सूबेदार बनाते थे, उसको उसने ख़त्म कर दिया और अपने रैयत के सिस्टम से, अपने रैयतों से डायरेक्ट लगान को वसूलता था और उसमें रिवाइज भी करता था वो, जो आगे चल के इसी सिस्टम को अपना के रैयतवारी सिस्टम बना दिया था अंग्रेजों ने। उसकी ऑटोग्राफी है तारीख खुदाई, जिसमें वो अपनी इन्वेंशन, अपने बातों को वो रखा है। इसने सिविल के क्षेत्र में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है और कृष्णराज सागर डैम जो कावेरी नदी पे है उसको डेवलप किया है, बेंगलोर का लाल बाग बनाया है। तो काफ़ी कुछ योगदान है टीपू सुल्तान का। कुछ इतिहासकार डिस्प्यूट्स काफ़ी है टीपू सुल्तान के कंट्रीब्यूशन पे और इसकी सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटी पे, तो उस पर नहीं जाना है। मैसूर के बाद उसके पड़ोसी क्षेत्र मराठास के बारे में अब हम लोग देखेंगे। मराठास की उत्पत्ति को अगर देखा जाए तो ये एक एंशियंट ट्राइब से बिलोंग करते थे। इनका संबंध काफ़ी पुराना है भारत से, डेक्कन और द्रविडियन
के समय से ही है। द्रविडियन के समय से है ये कहना उचित नहीं है, बट काफ़ी एंशिएंट ट्राइब माने जाते हैं। लेकिन इनकी जो सेटलमेंट्स है वो विधिवत तरीके से 17वीं शताब्दी में शुरू हुई। जो अहमदनगर और बीजापुर के जो सुल्तान थे, अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, जो बाहमनी साम्राज्य था उसी के समकक्ष थे ये, सेटल हो रहे थे। और इनको सेटल करने में एक्चुअली इसकी कुछ हिस्ट्री को अगर हम बैक में जाएं तो शाहजहाँ के टाइम पे औरंगजेब को साउथ में डेक्कन का इंचार्ज बना के भेजा गया था। और औरंगजेब ने डेक्कन में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर, खानदेश, इन सब पे एक एक करके आक्रमण किया था। और इनके आक्रमण के बाद खानदेश, अहमद, ये जो छोटे जो बाहमनी साम्राज्य के जो छोटे छोटे जो किंगडम्स थे, उनके पतन के बाद मराठाओं का एकत्रित होना, मराठाज एक जगह पे एकत्रित हुए, एक साथ आए और अपना एक यूनिटी बनाया। तो इस तरीके से वो अहमदनगर में और बीजापुर के इलाके में पहले स्टार्ट किए ग्रो करना। और मलिक अंबर जो अहमदनगर का था, उसने मराठाओं को एकत्रित किया, उनकी पावर को स्ट्रेंथन किया। मलिक अंबर के बाद कि अगर हम देखें तो मुगल आर्मी उस समय साउथ में काफ़ी मजबूत थी, बिकॉज ऑफ औरंगजेब वहाँ का डेक्कन का सूबेदार था। और खानदेश, अहमदनगर और बीजापुर के पतन के बाद जिसका पतन अंग्रेजों औरंगजेब ने किया, मराठाओं का उदय होना शुरू हुआ। शिवाजी के जो पिताजी थे उनको पूना का जागीर दिया गया, और मुगलों ने मराठा के रीजन में, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर के रीजन में जागीर सिस्टम की स्टार्ट की, जिसमें सूबेदार को जागीर देते थे, फिक्स करते थे रेवेन्यू, और उनसे रेवेन्यू कलेक्शन करते थे जागीर सिस्टम के रूप में। जब मॉडर्न मिडिल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जागीर सिस्टम को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो शिवाजी के पिताजी को पूना का जागीर मिला था 1637 ईस्वी में। तो शिवाजी का संबंध एक जागीर अच्छे घराने से था। शिवाजी काफ़ी महत्वाकांक्षी और राजधर्म के और एक देशभक्त के रूप में शिवाजी को माना जाता है, क्योंकि उनकी जो सोच, उनकी जो नीतियाँ थी, वो मराठा साम्राज्य के लिए, मराठा को जीवित करने के लिए, मराठा को स्टेब्लिश करने के लिए शिवाजी का नाम हमेशा लिया जाता है। और वो मराठा के एक छत्रपति थे, एक छत्र राजा उनका था। और शिवाजी से ही छत्रप का जो कंसेप्ट है, जो बातें होती है कि लोकल छत्रप, ये शिवाजी की वजह से ही, शिवाजी के ग्रोथ की वजह से, उनका साम्राज्य की वजह से ही होता है। और शिवाजी के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, नॉर्थ कर्नाटका, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का इलाका को मिला के एक बड़ा मराठा एम्पायर बना शिवाजी के बाद। हम लोग एक एक करके फिर डिस्कस करते हैं कैसे मराठा एम्पायर बना और फिर अंग्रेजों के साथ कैसे इनका संबंध रहे। शिवाजी की जीवनी के ऊपर कुछ टाइमलाइन का इन्फोग्राफिक्स हम लोग देखते हैं। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तुरान फोर्ट के ऊपर आक्रमण किया और उसको कब्जे में लिया, और वहीं से शिवाजी की जर्नी की स्टार्ट होती है अपने छत्रपति की तरफ। 1647 ईस्वी में 1647 ईस्वी में कोंडाना फोर्ट के ऊपर कब्जा किया। इसके ऊपर एक पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 1657 से लेकर 58 के बीच में बीजापुर के राजा, आदिल शाही राजा अफजल खान के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, और बाघ नख, उनका एक डेडली वेपन था बाघ नख, जो अपने नाखून से, एक बाघ की तरह नाखून, एक डेडली वेपन बनाया था जो अपने नाखून में वो पहनते थे। उससे अफजल खान, जो आदिल शाही राजा था, उसको मार गिराया था। 1657 से 58 के एक साल तक ये युद्ध चला था। 1664 से लेकर 1670 के बीच में शिवाजी ने सूरत के ऊपर करीब 200 बार अटैक किया है, एंड सूरत को बिल्कुल ही अपने कब्जे में ले लिया।
1665 ईस्वी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है शिवाजी की लाइफ का, जब अकबर का सलाहकार बोलिए, सिपाही सलाहकार राजा जय सिंह, जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, सॉरी औरंगजेब की, अकबर नहीं औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों की बात की जाए ज़्यादा उचित है। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसने राजा जय सिंह को भेजा शिवाजी को शिवाजी पे अटैक करने के लिए, और उनको कैप्चर करके आगरा फोर्ट लाने के लिए। शिवाजी युद्ध में पराजित हुए और उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की 1665 ईस्वी में, और शिवाजी को कब्जा करके 1666 ईस्वी में आगरा फोर्ट में लाया गया, आगरा के किले में। आगरा के किला इतनी लंबी दीवारों को लांग के भी शिवाजी 1666 ईस्वी में सबकी नज़रों से वो बच निकले और वहाँ से भाग गए और फिर अपने मराठा राज्य में पहुँच गए। कहा जाता है कि कोई ऐसी दीवारें नहीं जो शिवाजी को कैद कर सके, इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने अपना ऑलमोस्ट आखिरी युद्ध लड़ा, जिसे बैटल ऑफ सालहर कहते हैं। सालहर की लड़ाई लड़ी, विजय प्राप्त किया। और 1674 ईस्वी भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1665 इम्पोर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके किसके बीच हुआ है। और 1674 जब शिवाजी को छत्रपति की उपाधि से नवाजा गया, राज्याभिषेक हुआ, रायगढ़ जो उनका राजधानी था वहाँ पे। उसके बाद जिंजी नाम का एक जगह है कर्नाटका का, उसके बाद जिंजी को कब्जे में लिया और 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हो गया। शिवाजी के बाद मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठा साम्राज्य, मराठास कैसे काम किए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। शिवाजी का एक और इम्पोर्टेंट चीज़ छूट रहा था, उनकी जो मंत्रिमंडली थी वो उनको अष्ट प्रधान कहा जाता था, जिसमें 8 मंत्री रहते थे। 8 प्रधान रहते थे और 8 प्रधान अलग अलग क्षेत्र के इम्पोर्टेंट थे, तो अष्ट प्रधान के नाम से आता है। शिवाजी के बाद उनका बेटा संभाजी उनके कार्यकाल को, उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाया। 1680 से लेकर 1689 तक राज किया। इनके टेन्योर में एक इम्पोर्टेंट घटना है कि जो औरंगजेब का बेटा था अकबर द्वितीय, वो रिवेलियस था और उसको इन्होंने प्रोटेक्शन दिया था। संभाजी के बाद राजा राम, जो शायद इनके चचा थे, 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और जिंजी जो जगह था, जिंगी एक जगह था कर्नाटका में, नॉर्दर्न कर्नाटका में, जहाँ पे शिवाजी ने अटैक करके वहाँ के किले की जीत की थी और उसको मराठा साम्राज्य में मिला लिया था। उसी को अपना एक एक्टिविटी सेंटर, मराठा एक्टिविटी सेंटर राजा राम ने बनाया मुगलों के अगेंस्ट में। और जिंजी का जब पतन हुआ तो सतारा नाम का जगह, उसी के आसपास सतारा नाम का जगह जो नॉर्दर्न कर्नाटका में ही है, सॉरी ये महाराष्ट्र में है सतारा। 1700 ईस्वी में सतारा को अपना राजधानी बनाया और जो शिवाजी का अष्ट प्रधान था उसमें एक नौवां मेंबर इन्होंने ऐड किया, प्रतिनिधि। तो टोटल इनके दरबार में जो अष्ट प्रधान न होके 9 प्रधान थे राजा राम के समय। पेशवाशिप में सबसे पहले पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ, जिनको 1713 ईस्वी में साहू जी ने पेशवाशिप दिया था।
और बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें फर्रुखसियर ने इनको किंग ऑफ स्वराज, स्वराज का किंग के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, और इनको चौट और सरदेश मुखी नाम का टैक्स मराठा लेते थे, उसे लेने का अधिकार मुगल एम्पायर ने बालाजी विश्वनाथ को दिया था, जो कि डेक्कन प्रोविंस में मराठा जो है चौट और सरदेश मुखी 2 टैक्स कलेक्ट करते थे। चौट और सरदेश मुखी क्या है? ये प्रोटेक्शन मनी, एक है प्रोटेक्शन मनी और एक है रेवेन्यू का चौथा हिस्सा, जिसको चौट बोलते हैं। और सरदेश मुखी उनकी सेफ्टी के लिए मराठाओं को दिया जाता था। इसके बारे में डिटेल्स हम आगे इसको पढ़ेंगे जब हम रेवेन्यू सिस्टम लाएंगे ना। रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर जब हम पढ़ाएंगे, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रही तुम्हारी, उन सब में ये सबको डिटेल से जिक्र किया जाएगा कि चौट और सरदेश मुखी में डिफरेंस क्या है। अभी सिर्फ क्रोनोलॉजी को समझते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद इम्पोर्टेंट जो हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल पेशवा थे, वो थे बाजीराव पेशवा। उसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है बाजीराव करके। और जिनके टाइम पे ही, इन्हीं के टाइम पे बाजीराव प्रथम, इन्हीं के टाइम पे मराठा कन्फेडरेसी की शुरुआत हुई और मराठा यूनियन की शुरुआत हुई, और मराठास जो थे वो इन्हीं के टाइम पे अपने मैक्सिमम, अपनी पावर के मैक्सिमम पीक पर पहुंचे। इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से बसेन का 1722 में सालसेट का जो पुर्तगीज से इन्होंने छीना था। और जो इम्पोर्टेंट है, 2 लड़ाई है जिसमें इन्होंने निजाम को हराया था और बुंदेलखंड के राजा को हराया था, और शनिवार वाड़ा को जो पूना में है, इन्होंने कैपिटल बनाया था। तो बाजीराव प्रथम के टाइम पे पूना जो है वो मराठाओं का एक इम्पोर्टेंट पावर सेंटर था। बाजीराव के बाद उनका बेटा बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, वो पेशवा बना, और मुगल के अहमद शाह से इनका एग्रीमेंट हुआ 1752 ईस्वी में कि ये मुगल को इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से प्रोटेक्शन देंगे। बदले में ये चौट, जो कमाई का चौथा हिस्सा होता है, वो ये वसूलेंगे। और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का, क्योंकि जब ये, इसको ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि यहीं से पानीपत की तीसरी लड़ाई की नींव पड़ती है, इसी चौट से, इसी नाना साहब के डिसीजन से, बालाजी बाजीराव के डिसीजन से पानीपत तृतीय की युद्ध की बीज इन्होंने ही बोया था। इन्होंने एक मुगल से जो एग्रीमेंट किया था, उसमें जो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का जो चौट लेने का, इनसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से ये मुगल को प्रोटेक्ट करेंगे, और इसके बदले में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का चौट इनको मुगल, या फिर ये इनको कलेक्ट करने का मुगल ने अधिकार दे दिया, यानी ये वो कलेक्शन का राइट बालाजी बाजीराव को मिल गया। और जब ये कलेक्ट करने लगे, तो वहाँ का जो अफगान था अहमद साहब दाली, वो इस बात से नाराज़ हो गया कि हमारे क्षेत्र का चौट वो मराठा क्यों लेंगे, और इसी चीज़ में ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया बालाजी बाजीराव और अहमद साहब दाली के बीच में, एंड डेट कल्मिनेटेड इनटू थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो मराठा और अहमद साहब दाली के बीच में हुआ। अहमद साहब दाली ने बहुत चालाकी से नॉर्थ के जो लोकल किंगडम थे, जैसे अवध के सुजाउद्दौला, शाह शुजा जिसको बोला जाता है, सुजाउद्दौला, पंजाब के शाह शुजा, इन सब से उन्होंने काफ़ी संधि कर ली, ट्रीटी कर ली। और नाना साहब का बेटा, जिसको विश्वास राव नाना साहब का बेटा था, और सदाशिव राव जो उनका मंत्री था, सदाशिव राव विश्वास राव सदाशिव राव ने मिल के अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी। और ये उस समय क्वेश्चन आएगा कि पेशवा कौन था, तो बालाजी बाजीराव। तीसरी लड़ाई में मराठा हारे, और बुरी तरह हारे, इस कदर हारे कि मराठा की, ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि मराठा के किस एक घर ने इस युद्ध में बलिदानी दी है। लेकिन दाद देनी होगी मराठाओं की कि उन्होंने इतने बड़ी क्षति के बाद भी करीब 10 सालों में उन्होंने अपने आप की, अपनी शक्ति को फिर से वापस रिगेन कर लिया, और फिर से वो मराठा एम्पायर के रूप में जाना जाने लगे।
जाने जाने लगे। माधवराव प्रथम, उसके बाद लास्ट मराठा पेशवा। इसके बाद ब्रिटिश का मराठाओं में इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि नाना साहब ने अपने बेटे को पेशवा बना दिया, बट उनका जो भाई था रघुनाथ राव, वो इस बात से नाराज हो गया और पेशवा बनना चाहा। लेकिन इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश से मदद ली और ब्रिटिश के शरण में, ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के शरण में चले गए और उनसे मदद लेके उनके बेटे को, जो नाना साहब के बेटे थे, बहुत छोटे थे, यंग थे, यंग पेशवा को हरा के, और रघुनाथ राव प्रथम ने मराठा की पेशवाशिप स्थापित की, लास्ट पेशवा बना। उसके बाद अंग्रेजों का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर मराठा को धीरे धीरे वो तोड़ दिए। इस प्रकार से 1713 ईस्वी से लेके 1772 ईस्वी तक सेम एक तरफ बंगाल का चल रहा था, एक तरफ इधर साउथ में सेंट्रल इंडिया मराठा का चल रहा था, और एक तरफ निजाम का चल रहा था। तो ये अंग्रेज का बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्विजिशन का प्लान था, एक्सपेंशन पॉलिसी थी। जब ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट और ब्रिटिश पैरामाउंट्सी को जब हम लोग पढ़ेंगे, उस वक्त हम बहुत अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से ये सेक्टर में बांटते थे, कि हम ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, नॉर्दर्न सेक्टर और साउदर्न सेक्टर में शिफ्टिंग करते हुए ये कैसे अपनी पैरामाउंट्सी को स्टेब्लिश किया है अंग्रेज। नेक्स्ट है पंजाब, जहाँ के सिख, उनके बारे में उन्होंने कैसे अपने राइज किया और अपने आप को स्टेब्लिश किया अगेंस्ट द मुगल्स, एंड किस प्रकार वो एक लोकल छत्र बने, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पंजाब में दो राजाओं का, पंजाब को एक रीजनल पावर बनाने में मेनली दो राजाओं का योगदान रहा। पहला बंदा बहादुर एंड दूसरा रंजीत सिंह, जिसमें बंदा बहादुर ने 1708 ईस्वी से बंदा बहादुर 1716 ईस्वी तक रहे और ये लौहगढ़ के फोर्ट को कैप्चर किए थे। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, 1716 नहीं है, इसको कंफर्म मैं कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह आक्रमण किया, और 1748 से लेकर 1767 ईस्वी तक अहमद शाह अब्दाली का प्रभुत्व पंजाब पे काफ़ी रहा है। 1770 में एक्चुअली पंजाब एक छोटे छोटे प्रांत में बटा हुआ था, दैट इज कॉल्ड मिजल्स। और ये जो 12 मिजल्स थे, इनमें से एक मिजल्स था सुकर चकिया मिजल से ही बिलोंग करते थे रंजीत सिंह, जिन्होंने 1792 से एक्चुअली वो राजा बने, और कंप्लीट चार्ज उन्होंने 1797 से लिया। 1798 में लाहौर पे अधिकार किए, और 1799 में, जिस समय लॉर्ड वेलेस्ली अपना बाकी के एरियाज में सहायक संधि कर रहा था, उस वक्त ये राजा बने पंजाब के। उस वक्त अंग्रेज साउथ और ईस्टर्न एरियाज में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। उस वक्त इन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा कि आगे चल के ये हमारी भी बारी आएगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, रंजीत सिंह ने एक बार कहा था कि जिस हिसाब से ये अंग्रेज फैल रहे हैं, अंग्रेज धीरे धीरे छोटे छोटे प्रांतों को टारगेट करके उनको अक्वायर कर रहे हैं, ये लाल कलर एक दिन आते आते पूरे आर्यावर्त में फैल जाएगा। ये लाल कलर क्या था? ये अंग्रेजों का जो ड्रेस कोड था, इंग्लिश मिलिट्री आर्मी का जो ड्रेस कोड था, वही लाल कलर था। एनीवे, ये महाराजा ऑफ लाहौर 1799 ईस्वी में लाहौर के महाराजा की उपाधि लिया इन्होंने टाइटल। और ये जितने सिख थे, इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल बने सिख। और इन्होंने 1798 में जितने सिख मिजल्स थे उनको ऑर्गेनाइज किया, और ऑर्गेनाइज करने के बाद एक सिख एम्पायर के रूप में इस्टेब्लिश किया। इन्होंने 1798 में जो अफ़गान का राजा था जमान शाह, नॉर्थ में अफ़गान और ऐसे पंजाब के साउथ में इधर राजपूत और साउथ वेस्ट में मुगल्स, ये 3 क्षेत्र से पंजाब घिरा हुआ था, 3 साम्राज्यों से घिरा हुआ था। उन तीनों से बचाने में सफल रहे उनके राजा, पंजाब सिखों के राजा रंजीत सिंह, जो सबसे पावरफुल राजा के रूप में माने जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब अफ़गान पे आक्रमण करते थे तो अंग्रेज़ों ने सिखों से एक फ्रेंडली ट्रीटी कर ली। ये बात भी सिख समझ नहीं पाए कि जब अफ़गान को हराएंगे तो अल्टीमेटली फिर हमें भी हराएंगे। लेकिन क्या करेंगे, कमज़ोर इतने थे कि उनको मानना पड़ा उन चीज़ों को। 1809 ईस्वी में लॉर्ड मेटकाफ के साथ उन्होंने सतलज के ऊपर पासिंग का और सतलज के ऊपर राइट्स लिया, ट्रीटी किया।
एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अफ़गान का राजा था शाह शुजा जो है वो शाह शुजा को जो वार ऑफ सक्सेशन जो चल रहा था अफ़गान में, उसको शाह शुजा को इन्होंने मदद की थी। बदले में शाह शुजा ने इनको कोहिनूर हीरा दिया था और उसी से नवाजा था। सिख के बाद अब राजस्थान के राजपूत के ऊपर हम लोग देखें तो ये राजस्थान के इलाके में फैले हुए थे राजपूतानास, जिसमें इम्पोर्टेंट लीडर सवाई राजा जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर का फाउंडेशन दिया था, जयपुर की स्थापना की थी 1727 ईस्वी में। और उन्होंने अपना राजधानी जो है वो आगरा से जयपुर शिफ्ट किया था। ये एक स्टेट्समैन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, सिविल इंजीनियर भी थे, ऑब्जर्विस्ट। इन्होंने बहुत से ऑब्जर्वेटरी बनवाया था, जिसमें जंतर मंतर की ऑब्जर्वेटरी वाराणसी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, जयपुर। एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि वाराणसी का ऑब्जर्वेटरी किसने बनाया? तो कभी दिमाग में नहीं आएगा कि सवाई जय सिंह ने बनाया, बट वो है। तो ये साइंटिस्ट इनका और एस्ट्रोनॉमी में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था और लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था, जिससे इन्होंने लूसिड की जो ज्योमेट्री थी उसको सरमदे राजा हिंद से ट्रांसलेट किया। राजपूत्स में मेनली यही थे जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है हरियाणा के इलाके के दिल्ली से साउथ में जाट्स। जाट्स में मेनली 3 नाम है, सूरजमल, चूड़ामल। 2 ही नाम है, सूरजमल एंड चूड़ामल। सूरजमल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरजमल ने ही आगरा के आसपास के जितने जो जमींदार थे, जाट जमींदार थे, उनको ऑर्गेनाइज करके एक इंडिपेंडेंट रूल बनाया था, एक एम्पायर अपना बनाया था, छोटा सा एम्पायर बनाया था, जिनको जाट एम्पायर के नाम से जानते थे। और चूड़ामल उसके बाद जो है वो भरतपुर और भरतपुर की स्थापना की थी, अपना एक्सपेंशन किया था। बट इसी दौरान जो राजपूत थे राजा जय सिंह, उनसे उनका भिड़ंत हो गया और राजा जय सिंह ने चूड़ामल को हरा दिया। तो सूरजमल के समय जाट्स अपने साम्राज्य के पीक पर पहुंचे और जिनको जाट उलेसिस और प्लेटो ऑफ जाट के नाम से जाना जाता है। एक और ये जैसे मैंने बताया ना कि बहुत से पानीपत की तृतीय लड़ाई में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बहुत से अलायंसेस बना रहे थे अफगान। तो तो मराठाओं ने जाट से अलायंस किया क्योंकि उनको एक्सेस चाहिए था दिल्ली के रूट का। तो राजपूतों ने वो रूट नहीं दिया, तो जाट ने इनकी मदद की थी मराठाओं की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को अब राइज ऑफ रीजनल पावर में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट अफगान का हम लोग कवर कर लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी इन इंडिया में, क्योंकि ये नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें हम बहुत ही डिटेल से आपको समझाएंगे, बहुत मैकेनिकल भाषा में समझाएंगे कि कैसे, और स्ट्रैटेजिक भाषा में समझाएंगे कि कैसे अंग्रेजों ने अपनी पैरामाउंटेसी की स्थापना की और कैसे वो आपस में ही लोगों को भिड़वा के और लड़वा के और तरीके से वो अपने साम्राज्य को स्टैब्लिश किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।